हाँ जी दोस्तों, तो आ गए हम ब्रेक से वापस और खत्म करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 41 से लेके क्वेश्चन नंबर 50 तक फटाफट से, और फिर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक दोबारा। चलिए सर, तो इन 10 क्वेश्चन को फटाफट से देखते हैं। कह रहा है इन द केस ऑफ अ गिवन गुड्स द डिमांड कर्व विल बी। अगर गिवन गुड्स की बात करें तो हमारा डिमांड कर्व कैसा होगा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, जो कि पहला ही क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको पहले समझना पड़ेगा कि गिवन गुड्स क्या होते हैं। तो सर हमने पढ़ा था कि गिवन गुड्स जो होते हैं वो पार्ट होता है एक तरीके से इंफीरियर गुड्स का ही, लेकिन सारे गिवन गुड्स जो है, सारे इंफीरियर गुड्स जो है वो गिवन नहीं होते। मतलब इसका कुछ ऐसा है कि जितने भी गिवन गुड्स होंगे वो सारे के सारे जो है वो आपके इंफीरियर गुड्स होंगे, लेकिन जो इंफीरियर गुड्स होते हैं वो सारे के सारे आपके गिवन नहीं होते। मतलब इंफीरियर का स्कोप बड़ा है और गिवन का उसके अंदर स्कोप छोटा है। जितने भी गिवन गुड्स होते हैं वो सारे इंफीरियर का पार्ट होते हैं, लेकिन कुछ इंफीरियर ऐसे भी होते हैं जो कि आपकी गिवन की कैटेगरी में नहीं आते। तो गिवन गुड्स का एग्जांपल सर क्या है? गिवन गुड का आपका बेस्ट एग्जांपल होता है राइस। मतलब कि ये कुछ ऐसा गुड्स है, इंफीरियर गुड्स को हम ऐसा कहते हैं जो कि कहते हैं कि अगर लोगों की इनकम बढ़ जाएगी तो उस केस में लोग उसको नहीं खरीदेंगे, नेगेटिव रिजल्ट होता है। तो वो नेगेटिव रिजल्ट आपका गिवन गुड्स में भी होता है। इनकम इलास्टिसिटी जो होती है वहां पे वो गिवन गुड्स के केस में भी जो आपका रिजल्ट देती है वो नेगेटिव ही देती है। लेकिन गिवन गुड्स की एक क्वालिटी होती है कि अगर गिवन गुड्स की प्राइस को बढ़ा दिया जाए, अगर गिवन गुड्स की प्राइस को बढ़ा दिया जाए तो इसका जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो भी बढ़ जाता है। ये इसकी एक क्वालिटी है। क्या क्वालिटी है? कि गिवन गुड्स जो है, जो प्राइस हमारा 40 रुपीज केजी के हिसाब से था, लेट से अगर इसको मैं 45 रुपीज केजी के हिसाब से कर देता हूं तो 40 रुपीज में जितने किलो बिका करते थे उससे ज्यादा बिकेंगे 45 रुपीज पे। ये क्वालिटी है ऐसे गुड्स की जो कि गिवन गुड्स की कैटेगरी में आते हैं। अब आपसे क्या कह रहा है? आपसे कह रहा है इन द केस ऑफ अ गिवन गुड्स द डिमांड कर्व विल बी। कह रहा है डिमांड कर्व जो होगा वो कैसा होगा। तो अब जनरली जब डिमांड कर्व की बात की जाती है तो हम हमेशा लेके चलते हैं उसको प्राइस से रिलेटेड, ठीक है ना। तो अगर डिमांड कर्व हम बनाते हैं गिवन गुड्स का तो किस तरीके से बनेगा? क्या हॉरिजॉन्टल होगा, क्या वर्टिकल होगा? तो सर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल किस केस में आपने देखा था? जब आप देखते थे कि उसकी इलास्टिसिटी का इंपैक्ट कैसा आएगा, जीरो या नेगेटिव का, जीरो या इन्फिनिटी का, ठीक है ना। तो उस केस में आपने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल को समझा, जहां पे जीरो और इन्फिनिटी की बात आती है। अगला आता है डाउनवर्ड स्लोपिंग टू द राइट। राइट साइड में होगा और डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा, क्या ऐसा हो गया? और लास्ट आता है आपके पास अपवर्ड स्लोपिंग टू दी राइट। तो ध्यान दो, मैंने आपको जो आपको इलस्ट्रेशन समझाया वो ये समझाया है कि सर जी अगर प्राइस बढ़ती है तो क्वांटिटी डिमांडेड आपका बढ़ जाता है, और प्राइस अगर घटती है तो क्वांटिटी डिमांडेड आपका घट जाता है। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, तो क्या यहाँ पे डिमांड का रूल लग पा रहा है? आपने पढ़ा है कि डिमांड कर्व कुछ इस तरीके से होता है। तो आप कह सकते हो डाउनवर्ड स्लोपिंग है राइट की तरफ, एक जनरल। लेकिन इस पे क्या लॉ ऑफ डिमांड लग पा रहा है? लॉ ऑफ डिमांड तो ये कहता है कि प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी डिमांडेड आपका घट जाएगा। क्या वो लॉ ऑफ डिमांड लग पा रहा है? नहीं। इलास्टिसिटी की बात नहीं हो रही, तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल की यहाँ पे बात हम अभी नहीं करेंगे। हम डिमांड कर्व को समझने की कोशिश कर रहे हैं। और डिमांड कर्व में आपको मैंने ये समझाया कि सर अगर प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी। तो मतलब मैं ऐसे कह सकता हूं कि लेट से अगर प्राइस यहां है तो क्वांटिटी डिमांडेड आपका यहां है, ये आपका प्राइस है और ये आपका क्वांटिटी डिमांडेड है। अगर प्राइस यहां है तो क्वांटिटी डिमांडेड यहां है, एक सेक्टर यहां आएगा। और अगर मैं प्राइस को बढ़ा देता हूं, प्राइस को अगर मैं यहां ले जाता हूं तो क्वांटिटी डिमांड आपका घटेगा नहीं, क्वांटिटी डिमांडेड आपका और बढ़ जाएगा। तो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट आपका कुछ इस तरफ को आएगा, ठीक है। अगर मैं इसको कनेक्ट करता हूं तो ये कहां जा रहा है? ये अपवर्ड स्लोपिंग जा रहा है। और किस तरफ जा रहा है, लेफ्ट में या राइट में? तो ऑब्वियसली ये राइट में जा रहा है। तो इस पे लॉ ऑफ डिमांड नहीं लगता। लॉ ऑफ डिमांड लगता तो वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता और ऑब्वियसली राइट में होता, जो कि आपने जनरली देखा है। लेकिन इस पे लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होता गिवन गुड्स के ऊपर, इसलिए ये अपवर्ड स्लोपिंग होता है और टुवर्ड्स दी राइट होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और जितनी इसकी एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए थी वो हमने यहां पे देख ली। अगला है आसान सा सवाल, कह रहा है क्या? बाय कंज्यूमर सरप्लस इकोनॉमिस्ट मीन। कंज्यूमर सरप्लस से इकोनॉमिस्ट क्या समझते हैं? तो पहले तो आप सवाल से समझो कि भाई साहब इसका जवाब क्या होना चाहिए। तो कंज्यूमर सरप्लस का आपने मतलब क्या देखा था? आपने देखा था कि कंज्यूमर सरप्लस का मतलब होता है कि कोई भी इंसान किसी भी कमोडिटी के लिए कितना पे करने को तैयार है, मतलब उसका विलिंगनेस कितनी है, वो विलिंग टू पे कितना है, और उसका एक्चुअल प्राइस कितना है, इसके बीच का जो डिफरेंस होता था वो आपका क्या होता था? कंज्यूमर सरप्लस। की मतलब कोई इंसान किसी कमोडिटी के लिए 30 रुपए खर्च करने को तैयार है, लेकिन मार्केट में वो 20 रुपए में ही मिल जा रहा है, उसकी जो एक्चुअल प्राइस है वो 20 रुपीज ही है। तो यहाँ पे कंज्यूमर सरप्लस कितना है? 10 रुपए। ये सिंपल इसकी मीनिंग थी। इकोनॉमिक्स भी यही समझते हैं, जो कि हमने पीछे पढ़ा था। चलिए सर, अब आपके पास ऑप्शन क्या है? द एरिया इनसाइड द बजट लाइन। बजट लाइन के अगर अंदर का एरिया है तो वो कंज्यूमर सरप्लस है। ऐसा तो नहीं था, हमने ग्राफ देखा था, उसमें ऐसा कुछ इंटरप्रिटेशन नहीं आई थी। द एरिया बिटवीन द एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू कर्व्स। जो एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू का कर्व होगा उसका बीच का जो एरिया होता है वो कंज्यूमर सरप्लस होता है। ऐसा भी बिल्कुल नहीं था। द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पर्सन विलिंग टू पे फॉर अ गुड्स
एंड इट्स मार्केट प्राइस, मतलब कि कितना उसका विलिंग टू पे है और कितना उसका मार्केट प्राइस है, इसके बीच का जो डिफरेंस होता है वो हमारा कंज्यूमर सरप्लस होता है। हमारी कुछ एक्सप्लेनेशन इधर ही जा रही थी। एक और ऑप्शन है वो देख लेते हैं। वो कह रहा है नन ऑफ द अबव, कि सर जी इनमें से कोई सा भी नहीं। तो ऑब्वियस सी बात है आपको बेस्ट सूटेड ऑप्शन जो है वो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, जो कि सीधी सी बात कर रहा है कि भाई साहब डिफरेंस निकाल लो कि कोई भी पर्सन कितना मैक्सिमम अमाउंट देने को तैयार है, क्या उसकी विलिंगनेस है और एक्चुअल में उसका मार्केट प्राइस क्या है, उसके बीच में जो भी डिफरेंस होगा, जो भी उसकी बचत होगी, वो आपकी कंज्यूमर सरप्लस कहलाती है। ठीक है सर, टफ नहीं था, इजी सा था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन इंडिफरेंस कर्व। आप अपने इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टी देखी थी, आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि आपने इंडिफरेंस कर्व की बहुत सारे एजम्पशंस देखे थे, बहुत सारी उसकी एनालिसिस देखी थी। उसके अंदर आपको बताना है कि इसमें से ऐसा कौन सा है जो कि इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टी बनती है और बाकी सारी ऑब्वियसली नहीं बनती होगी, कोई एक बनता होगा। पहला कह रहा है आपको कि इट इज कन्वेक्स टू द ओरिजिन। तो आपको पता होना चाहिए कि इंडिफरेंस कर्व आपका कुछ इस तरीके से बनता था। क्या कर रहे हो सर? कुछ ऐसे बनता था और यहां पे कुछ इस तरीके से प्लॉटिंग होती थी। इसकी डिफरेंस कर्व 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। तो इससे आपको सिंपली पता लग रहा है कि सर जी ये जो होता है ये हमेशा कन्वेक्स टू दी ओरिजिन होता है। जो ये ओरिजिन की तरफ इसका जो मूवमेंट होता है वो कन्वेक्स कैटेगरी का है। ठीक है सर, ये एक चीज है, ये आपने एजम्पशन में पढ़ा था, आपने इसकी एनालिसिस में पढ़ा था और इसकी प्रॉपर्टी मतलब एनालिसिस में बेसिकली जब आपने इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे तो वहां पे आपने देखा था कि इसका एक फीचर है कि ये हमेशा कन्वेक्स टू दी ओरिजिन होता है। तो ये यहां पे मैच खा रहा है बिल्कुल सही से, तो ये आंसर हो जाना चाहिए, बशर्ते कि बाकी ऑप्शन एक बार देख लेते हैं। कह रहा था मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज कांस्टेंट एज यू मूव अलोंग द डिफरेंस कर्व। कह रहा है जो एमआरएस होता है वो कांस्टेंट होता है। ये कतई गलत कह रहा है, क्योंकि आपने जब इंडिफरेंस कर्व की एनालिसिस देखी थी तो वहां देखा था कि भाई साहब जो एमआरएस होगा वो हमेशा डिमिनिशिंग नेचर का होगा। क्यों? क्योंकि जो इंसान जो भी त्यागने को तैयार होता है पहली कमोडिटी के लिए, दूसरी कमोडिटी के टाइम पे वो अपना त्याग कम कर देता है। आपका इसका बेस्ट एग्जाम्पल था जहां पर अपने बात की थी फूड की और क्लॉथ की। हाँ सर याद आ रहा है, हमने पहले देखा था कि भाई साहब पहले इसके पास 12 थे, इसके पास 1 था। इसने एक और फूड लेने के लिए इसने कहा कि मैं 6 त्यागने को तैयार हूं, 6 क्लॉथ पे आ गया। लेकिन अगली बार इसने कहा था कि नहीं सिर्फ मैं 2 ही त्यागूंगा अगर मुझे एक और मिलता है तो। मतलब 6 से वो 4 पे ही आना चाह रहा है। मतलब पहली बार उसने कितना सेक्रीफाइस किया? 6 क्लॉथ का। अगली बार कितना कर रहा है? सिर्फ और सिर्फ 2 क्लॉथ का। किसके लिए? एक एडिशनल यूनिट ऑफ फूड के लिए, एक एडिशनल यूनिट ऑफ फूड के लिए। तो पहले 1 के लिए उसने 6 छोड़े थे, अब वो 1 के लिए सिर्फ 2 ही कपड़े छोड़ने को तैयार है, 2 ही क्लॉथ सेक्रीफाइस करने को तैयार है। दिस इज दी एमआरएस, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, जो कि कांस्टेंट नहीं होता। पहले उसने 6 छोड़े थे, अभी भी वो 6 छोड़ेगा, ऐसा नहीं होता है, वो घटने लगता है। ऐसा क्यों होता था? क्योंकि जो फूड की उसकी रिक्वायरमेंट थी वो धीरे धीरे पूरी होती जा रही है। जैसे जैसे वो इसकी यूनिट में इंक्रीमेंट आता जाएगा, ऑब्वियस ही बात है इसकी नीड कम होती जाएगी और वो सेक्रीफाइस कम करेगा। तो सिंपल सा रूल था। तो इंडिफरेंस कर्व हमेशा कहता है कि जो एमआरएस होगा वो डिमिनिशिंग होगा और ये कह रहा है कांस्टेंट, तो ये कह रहा है गलत। आगे, मार्जिनल यूटिलिटी इज कांस्टेंट एज यू मूव अलोंग एन इंडिफरेंस कर्व। ये चीज भी गलत कह रहा है। क्यों? क्योंकि आपने जब एमयू एनालिसिस देखी थी तो एमयू एनालिसिस इस बात को कहता था कि जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है, किसकी? मनी की बात की जा रही है यहां पे, वो कांस्टेंट रहती है। लेकिन यहां पे इंडिफरेंस कर्व हमेशा कहता है कि भाई साहब जो मनी की मार्जिनल यूटिलिटी होती है वो भी हमेशा घटती रहती है। तो मार्जिनल यूटिलिटी भी कभी भी आपकी कांस्टेंट नहीं हो सकती। ऑब्वियसली बात है, इसी एग्जांपल से वो दिख रहा है कि आपकी यूटिलिटी जो थी एडिशनल, जो आपको फूड की चाहत थी, वो घट रही है। पहले आप 6 छोड़ने को तैयार थे, मतलब वो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी वहां पे ज्यादा थी। लेकिन जब आपके पास 2 यूनिट ऑफ फूड हो गया तो आपने कहा जी 2 ही क्लॉथ सेक्रीफाइस करेंगे, या ये मॉनेटरी टर्म में भी आप ले सकते हो कि इतने ही पैसे देंगे। क्यों? क्योंकि आपकी जो यूटिलिटी थी वहां पे, जो आपकी इच्छा थी वो काफी पूरी हो चुकी है। अब आपकी वो इच्छा नहीं रही है, आपकी एडिशनल यूटिलिटी वो नहीं रही है। एडिशनल यूटिलिटी का मतलब मार्जिनल यूटिलिटी वो नहीं रही है। तो ये कभी भी कांस्टेंट नहीं होता, ये भी हमेशा कैसा होता है? डिमिनिशिंग नेचर का होता है। मार्जिनल यूटिलिटी चाहे वो कमोडिटी की हो चाहे वो मनी की हो, वो हमेशा डिमिनिशिंग नेचर का होता है। लेकिन आपका एमयू एनालिसिस कहता था कि मार्जिनल यूटिलिटी जो मनी का होता है वो आपका कांस्टेंट रहना चाहिए। यहां पे आपको क्लियर नहीं है कि मार्जिनल यूटिलिटी कमोडिटी की बात कर रहा है या मनी की बात कर रहा है, लेकिन आपको ये चीज पता है कि इंडिफरेंस कर्व कहता है कि भाई साहब कमोडिटी हो चाहे मनी हो, मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा आपका डिक्लाइन ही करता है। नेक्स्ट आता है, टोटल यूटिलिटी इज ग्रेटेस्ट वेयर द 45 डिग्री लाइन कट्स द इंडिफरेंस कर्व। ऐसी कोई बात पढ़ी थी क्या आपने? ऐसी कोई बात आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ी थी कि टोटल यूटिलिटी जो होगा वो हाईएस्ट पीक पे होगा जब 45 डिग्री का लाइन जो होगा वो कट करेगा इंडिफरेंस कर्व को। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट हमने इंडिफरेंस कर्व के अंदर पढ़ा ही नहीं है, ये कुछ आर्टिफिशियल बातें लिखी हुई है। तो ऑब्वियसली बात है, आपका फर्स्ट आंसर जो था यहाँ पे वो परफेक्टली सेट होता है और वो स्टार्टिंग में ही हमें पता लग गया था। चलिए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हेन इकोनॉमिस्ट स्पीक ऑफ द यूटिलिटी ऑफ अ सर्टेन गुड्स दे आर रेफरिंग टू। अगर वो किसी भी गुड्स की यूटिलिटी के बारे में अगर बात करते हैं तो वो इससे क्या समझते हैं, क्या अभिप्राय होता है इसका, कि अगर कोई इकोनॉमिस्ट कह रहा है यूटिलिटी के बारे में तो उससे क्या समझ में आता है, क्या उससे इंटरप्रिटेशन निकलती है, वो आपको बताना है। यहाँ पे पहला ऑप्शन आता है यहाँ पे
द डिमांड फॉर द गुड। यूटिलिटी का मतलब होता है डिमांड। ऐसा था क्या? ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। द यूजफुलनेस ऑफ द गुड्स इन कंजम्पशन, की वो जो कंजम्पशन के लिए उस गुड्स की कितनी यूजफुलनेस है उसका मतलब होता है यूटिलिटी। अच्छा जी। द एक्सपेक्टेड सेटिस्फैक्शन डिराइव फ्रॉम कंज्यूमिंग द गुड्स। अच्छा जी। द रेट एट विच कंज्यूमर्स आर विलिंग टू एक्सचेंज वन गुड फॉर अनदर, मतलब कि कितने के बदले वो कितना एक्सचेंज करने को तैयार है, उसका क्या रेट है, ये आपका यूटिलिटी है। एक्सपेक्टेड सेटिस्फैक्शन यूटिलिटी होता है, यूजफुलनेस होता है या डिमांड होता है। तो आपको अगर ध्यान आ रहा हो, यूटिलिटी में हमने देखा था कि भाई साहब यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है किससे? सेटिस्फैक्शन से। क्यों? क्योंकि सेटिस्फैक्शन का मतलब क्या है? जो कि एक्चुअल सेटिस्फैक्शन मिला। सेटिस्फैक्शन का मतलब क्या है? जो आपको एक्चुअल में सेटिस्फैक्शन मिला है। लेकिन जो यूटिलिटी होती है वो आपकी एंटिसिपेटेड सेटिस्फैक्शन होता है, जो आप एक्सपेक्ट करते हो कि अगर आप कंज्यूम करोगे तो इतना सेटिस्फैक्शन मिलेगा। तो ये डिफरेंस होता है। और यूटिलिटी का एक एग्जैक्ट मीनिंग थी जब आपने इसको पढ़ा था कि भाई साहब यूटिलिटी बताता है क्या? एक एक्सपेक्टेड सेटिस्फैक्शन को, जो कि डिराइव होगा अगर हम उस गुड्स का कंजम्पशन करेंगे तो। ठीक है ना? तो दिस इज फ्यूचर, दिस इज एंटिसिपेटेड, दिस इज एक्सपेक्टेड, नॉट एक्चुअल। एक्चुअल होगा तो फिर तो वो सेटिस्फैक्शन ही कहलाता है। तो बाकी सारी चीजें व्यर्थ लिखी है। यूटिलिटी का मतलब डिमांड कतई नहीं होता, यूजफुलनेस भी कहीं नहीं होता है, और एक्सचेंज का रेट तो बिल्कुल भी नहीं होता है। तो इसका सिंपल डेफिनेशन है, सिंपल मीनिंग से आपको इसका आंसर मिल जाएगा एंड आंसर इज सी। चलिए सर, अगला सवाल आता है। A vertical supply curve parallel to y-axis implies that the elasticity of supply is। अब ये इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की बात कर रहा है। ये सेम क्वेश्चन आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में भी पूछा गया था पीछे। हाँ सर, याद आ रहा है, पूछा गया था। इसको कैसे समझोगे आप? इसको ऐसे समझोगे कि भाई साहब ये अगर आपका ग्राफ है और इसके अंदर अगर कोई वाई एक्सिस के पैरेलल में कोई अगर वर्टिकल लाइन है, मतलब कुछ इस तरीके से, तो इसका क्या इंटरप्रिटेशन होता है? कह रहा वर्टिकल सप्लाई कर्व, ये सप्लाई कर्व आपका कुछ इस तरीके से है जो कि पैरेलल टू वाई एक्सिस है, इसका क्या इंप्लीकेशन निकलता है? तो सर इसका मतलब क्या होता है बताओ। तो आपने देखा है कि इस टाइप की दो चीज है। दो चीज का मतलब कि या तो ये कुछ ऐसा होगा या तो फिर ये ऐसा होगा, मतलब पैरेलल होगा एक्स एक्सिस के, ऐसा भी पॉसिबल होता है। ये दो सिनेरियो है। दो सिनेरियो का मतलब क्या होता है कि इस सिनेरियो के अंदर प्राइस के अंदर आप कुछ भी चेंजेस कर लो, जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो ज्यों का त्यों रहेगा। प्राइस 1 हो गया, प्राइस 2 हो गया, प्राइस 3 हो गया। अब प्राइस के अंदर इंक्रीज करो, डिक्रीज करो, लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड में कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका मतलब क्या हुआ कि इलास्टिसिटी क्या है? वहां पे जीरो है, अनअफेक्टेड है आपका। तो ये सिनेरियो होता है जहां पे आपका इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होता है? आपका जीरो। और ये सिनेरियो होता है जहां पर हम कहते हैं कि थोड़ा सा भी प्राइस में चेंज करोगे या तो वो जीरो पे आ जाएगा या तो वो इन्फिनिटी पे चला जाएगा। तो इसको हम कहते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या है? यहाँ पे इन्फिनिटी होती है। आपसे पूछा गया ये वाला सवाल जहां पे वाई एक्सिस के पैरेलल है एक वर्टिकल सप्लाई कर्व। तो ऑब्वियसली बात है, इसका आंसर क्या निकल के आएगा आपका? जीरो, दैट इज ए, ऑप्शन नंबर ए। बाकी को पढ़ने की जरूरत नहीं है, इन्फिनिटी की बात नहीं कर रहा है। इन्फिनिटी होता तो ऐसा होता, इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन 1 की तो कोई यहाँ पे चर्चा ही नहीं है, तो इसके एक्सप्लेनेशन की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं रह जाती है। चलिए सर, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। सवाल का नंबर है 46। क्या कह रहा है 46 क्वेश्चन? इसको पढ़िए जरा फटाफट से। 46 क्वेश्चन आपको बता रहा है द सप्लाई ऑफ अ गुड रेफर्स टू। अगर किसी गुड्स की सप्लाई की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है? तो मोटा मोटा आपसे अगर मैं कहूं कि आपसे सप्लाई की डेफिनेशन पूछ रहा है, आपसे ऐसे ही स्टार्टिंग में पूछा गया था डिमांड की डेफिनेशन। आपने देखा था कि सप्लाई की डेफिनेशन हो या डिमांड की डेफिनेशन हो, मिलती जुलती होती है। जब हम डिमांड की डेफिनेशन देखते हैं तो हम बोलते हैं कि कितना क्वांटिटी डिमांड होगा एट अ पर्टिकुलर प्राइस एट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है। वही जब हम सप्लाई का देखेंगे तो हम बोलते हैं कि क्वांटिटी डिमांडेड की जगह लगा दो क्या? क्वांटिटी सप्लाइड एट अ पर्टिकुलर प्राइस एट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है ना? तो प्राइस देखना है, टाइम देखना है, पी नहीं होगा टी होगा। प्राइस देखना है, टाइम देखना, और क्वांटिटी डिमांडेड क्वांटिटी सप्लाइड के अंदर चेंज आ जाता है। अगर सप्लाई की बात करेंगे तो क्वांटिटी सप्लाइड को देखते हैं। यहाँ पे सप्लाई कह रहा है, ढूंढ लो जी किसमें ये तीनों फीचर आपको मिल रहे हैं। तो एक्चुअल प्रोडक्शन, इसका मतलब सप्लाई होता है? बिल्कुल भी नहीं। टोटल एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ द गुड्स, हमारे पास कितना स्टॉक है, इसका मतलब क्या सप्लाई होता है? बिल्कुल भी नहीं। स्टॉक अवेलेबल फॉर सेल, कितना सेल के लिए हमारे पास स्टॉक अवेलेबल है, इसका मतलब होता है? बिल्कुल भी नहीं। अमाउंट ऑफ गुड्स ऑफर्ड फॉर सेल एट अ पर्टिकुलर प्राइस पर यूनिट ऑफ टाइम। ठीक है। तो ये आपके तीनों फीचर्स को दे रहा है कि कितना ऑफर टू सेल है, मतलब कितना आपका क्वांटिटी सप्लाइड है एक पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर पर यूनिट ऑफ टाइम के साथ। तो ऑब्वियसली बात है इसमें सारे फीचर्स आ रहे हैं। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सप्लाई। तो सप्लाई ऑफ गुड्स का मतलब भी यही निकलता है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 46। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 47। ठीक है सर, क्या कह रहा है? इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ गुड इज कॉज्ड बाय। अगर सप्लाई के अंदर इंक्रीज होगा तो वो क्यों होगा, उसका रीजन क्या हो सकता है? तो देखो आपके पास क्या क्या ऑप्शन है। पहला, इंप्रूवमेंट इन द टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी अगर अच्छी होगी तो उससे आपकी सप्लाई इंक्रीज होगी। सप्लाई इंक्रीज होगी, कैसा होगा? बिल्कुल सही बात है सर, टेक्नोलॉजी जितनी अच्छी होगी सप्लाई आपका उतना हाई रेट पे जाएगा, ज्यादा आप सप्लाई कर पाओगे। टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं होगी तो आप नहीं कर पाओगे। तो ये तो बिल्कुल ठीक लग रहा है। फॉल इन द प्राइस ऑफ अदर गुड्स, जैसे ही अदर गुड्स की प्राइस घट जाएगी तो इसका मतलब क्या है कि आपके गुड्स की प्राइस बढ़ रखी होगी।
और अगर आपके गुड्स की प्राइस बढ़ रखी होगी तो इसका मतलब क्या होगा कि आप ज्यादा से ज्यादा सप्लाई करोगे, ठीक है ना। तो इसको आप सिंपली इंटरप्रेट ऐसे करोगे कि फॉल इन द प्राइसेस ऑफ अदर गुड्स का मतलब क्या है कि अदर गुड्स की प्राइस घटी। इसका मतलब क्या है कि आप जिस गुड्स में डील करते हो, मतलब जो आपका कंसर्न्ड गुड है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, उसकी प्राइस नहीं घटी है। तो इसका मतलब आप ऐसे ले सकते हो कि इसकी प्राइस से ज्यादा होगा उसका प्राइस, या इसकी प्राइस से उसका प्राइस बढ़ा होगा या बढ़ के होगा। तो ऑब्वियस ही बात है कि जब आपका प्राइस घटता है आपके गुड्स का तो आप सप्लाई कम करते हो, लेकिन अगर दूसरे कमोडिटी का प्राइस घट जाता है तो आप उसमें नहीं जाओगे, आप इसकी सप्लाई करने नहीं जाओगे। आप बोलोगे जो हम कर रहे हैं इसकी प्राइस तो नहीं घटी ना, तो मतलब इसकी सप्लाई को आपको और बढ़ानी चाहिए। तो ये रीजन भी होता है जिसके इसमें आपका सप्लाई जो होगा वो क्या होता है, इंक्रीज करता है। अगला, फॉल इन द प्राइसेस ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, मतलब कि जो भी आपका फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन था उसकी प्राइस में गिरावट आ गई, मतलब कि अब आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सस्ता हो गया। जो माल आप 50 रुपए पर यूनिट बनाते थे अब वो 40 रुपए पर यूनिट बन रहा है। तो ऑब्वियसली बात है जब सस्ता हो जाएगा उसको बनाना तो आप ज्यादा से ज्यादा बनाओगे। क्यों? क्योंकि आपका प्रॉफिट मार्जिन क्या हो गया, वहां पे इंक्रीज हो गया। तो इस सिनेरियो में भी आपका सप्लाई जो होगा वो इंक्रीज करेगा। आपसे कहा गया था कि एन इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ अ गुड इज कॉज्ड बाय, तो ऑब्वियसली बात आपको पता लगा कि तीनों के वजह से आपकी सप्लाई जो होती है वो इंक्रीज ही होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका डी, ऑल ऑफ द अबव, कि ये तीनों फैक्टर ऐसे हैं, तीनों ऐसे कारण है जिसके वजह से आपकी जो सप्लाई होती है गुड्स की वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है सर, ये भी क्लियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 48, जो बात कर रहा है क्या, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई रेफर्स टू द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द सप्लाई ऑफ अ गुड टू चेंज इन इट्स, मतलब कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस। ठीक है सर, किस चीज के बीच में, किन दोनों के बीच में, तो सप्लाई ऑफ अ गुड्स टू चेंजेस, मतलब कि जो गुड्स की सप्लाई है उसमें कितना चेंज आएगा, इन इट्स व्हाट, इन इट्स व्हाट, कि किसके अंदर चेंज होगा, तो सप्लाई ऑफ गुड्स के अंदर चेंज आएगा, और उसकी डिग्री को हम समझने की कोशिश करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के अंदर। तो कहने का मतलब क्या है कि क्वांटिटी सप्लाइड को हम किसके साथ इसका रिलेशन बनाते हैं। तो क्वांटिटी सप्लाइड का आपको पता है किसके रिलेशन बनाया जाता है, हमेशा प्राइस के साथ, कि प्राइस घटा तो क्वांटिटी सप्लाई कितनी घट गई और उसमें कितना डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस था, प्राइस बढ़ा तो उससे क्वांटिटी सप्लाइड कितनी बढ़ गई और उसका डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस क्या था, ये बताता है आपको इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो ऑब्वियसली बात है ऑप्शन क्या होगा आपका, डिमांड। क्या क्वांटिटी सप्लाई का रिलेशनशिप हम डिमांड के साथ ढूंढते हैं? बिल्कुल भी नहीं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन? बिल्कुल भी नहीं। स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी? बिल्कुल भी नहीं। प्राइस? बिल्कुल हाँ, कि हम देखते हैं कि क्या रिस्पॉन्सिवनेस है, क्या डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस है, किसके बीच में, क्वांटिटी सप्लाइड और उसी प्रोडक्ट के प्राइस के बीच में। तो यही आपको बताता है क्या, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की इंटरप्रिटेशन। ठीक है सर, ये क्वेश्चन भी समझ में आया। इसका ऑप्शन हो गया आपका बी, 48 का आंसर हो गया आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, और हॉरिजॉन्टल सप्लाई पैरेलल टू द क्वांटिटी एक्सिस इंप्लाइज द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। इसकी चर्चा मैंने पीछे कर ली थी, या इन्होंने ये नहीं कहा कि एक्स एक्सिस, यहां पे ये कह रहे हैं क्वांटिटी एक्सिस। तो बात एक ही है, बात एक ही है कि ये आपका कर्व बनेगा, आपको पता है ये क्वांटिटी का होता है, ये प्राइस का होता है। कह रहा है इसके पैरेलल में एक कर्व जा रही है, ऑब्वियसली वो हॉरिजॉन्टल होगा। तो इसका मतलब क्या है कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई आपकी कैसी होगी, तो हमने देखा था कि अगर वर्टिकल होता है तो इलास्टिसिटी सप्लाई कितनी होती है हमारी, 0 होती है। और अगर वही वर्टिकल हो जाता है तो उस केस में, सॉरी वर्टिकल में हमने 0 देखा, और वही अगर हमारा हॉरिजॉन्टल होगा तो उस केस में क्या होगा, तो आपको पता है कि उस केस में इंफिनिटी होगा। जस्ट अपोजिट वाली बातें हैं, इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1 की यहां पे कोई बात नहीं आएगी। सिंपल आंसर, पीछे इसकी एक्सप्लेनेशन हमने एक बार देख ली थी। ठीक है सर, लास्ट क्वेश्चन और करते हैं फिर लेंगे ब्रेक। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई इज द रिजल्ट ऑफ, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई जो है वो किसका रिजल्ट होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि सर एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन क्या चीज होती है, जिसको हम मूवमेंट के नाम से जानते हैं, और दूसरा होता है आपका इंक्रीज और डिक्रीज, जिसको हम शिफ्ट के नाम से जानते हैं। समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है सर, तो आपसे कहा जा रहा है कि कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है सप्लाई के अंदर, तो उसका रिजल्ट क्या होगा, डिक्रीज इन द नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स, डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड्स कंसर्न, इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ अदर गुड्स, और डिक्रीज इन द आउटले ऑफ सेलर्स। तो मूल बना के आपको ये देखना है कि सर जी सप्लाई जो है वो कम हो रहा है, ठीक है ना। अब उसमें आपको कॉन्ट्रैक्शन ढूंढना है। अब कॉन्ट्रैक्शन को पहले आप क्लियर करो कि भाई साहब कॉन्ट्रैक्शन या एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है, कि जब सप्लाई के अंदर चेंज आएगा, क्वांटिटी सप्लाइड में चेंज आएगा ड्यू टू रीजन ऑफ इट्स ओन प्राइस। अगर उसी के, जिस कमोडिटी की हम बात कर रहे हैं, अगर उसी के प्राइस में कम ज्यादा होने के वजह से एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो उसको हम बोलते हैं मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व, जिसको हम नाम देते हैं एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन का। लेकिन जो प्राइस के अलावा जितने भी अदर फैक्टर्स हैं, जितने भी आपके अदर फैक्टर्स हैं, उनके वजह से अगर सप्लाई आपका घटता या बढ़ता है तो उसको हम इंक्रीज डिक्रीज का नाम देते हैं शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। चाहे वो इंक्रीज हो चाहे वो डिक्रीज हो, मतलब चाहे वो लेफ्ट में शिफ्ट करे चाहे तो वो राइट में शिफ्ट करे, वो जो भी होगा। ठीक है सर, अब यहां पे बात हो रही है कॉन्ट्रैक्शन की। तो कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या होगा कि अपने को अदर देखना है या प्राइस देखना है, तो अपने को प्राइस देखना है। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब कम,
तो सप्लाई में कॉन्ट्रैक्शन कब होगा? जब उसकी प्राइस ऑब्वियसली घट जाएगी, क्योंकि प्राइस के साथ तो कैसा रिलेशन होता है आपका? डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है कि आपकी कमोडिटी की प्राइस अगर घट जाती है तो सप्लाई आपका कॉन्ट्रैक्शन की तरफ चला जाता है, सप्लाई कर्व। और वही अगर आपकी खुद की कमोडिटी की प्राइस अगर बढ़ जाती है तो उस केस में आपका एक्सपेंशन होता है सप्लाई का। तो यहां पे कॉन्ट्रैक्शन पूछ रहा है, तो आपका आंसर क्या होगा? डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड्स कंसर्न। जिस गुड्स की हम बात कर रहे हैं उसकी प्राइस में अगर डिक्रीज होगा तो ऑब्वियस सी बात है यहां पे डायरेक्ट रिलेशनशिप है, तो सप्लाई जो होगा वो हमारा कॉन्ट्रैक्शन की तरफ जाएगा। ठीक है, बाकी से भी आपका सप्लाई कम ही हो रहा है। देखो, डिक्रीज इन द नंबर ऑफ प्रोड्यूसर कम हो जाएंगे तो भी सप्लाई आपका कम होगा। प्राइस अगर अदर गुड्स का बढ़ जाएगा तो भी आपके जो जिस कमोडिटी से कंसर्न हो आप, उसकी जो सप्लाई होगी वो कम हो जाएगी। और डिक्रीज इन द आउटले ऑफ सेलर्स, तो इस केस में भी आपका सप्लाई कम हो जाएगा। लेकिन ध्यान क्या रखना है कि ये सारे के सारे क्या है? अदर फैक्टर्स हैं। ये सारे के सारे क्या है? अदर्स फैक्टर हैं। तो इसके वजह से जब आपका सप्लाई कम होता है तो उसको हम बोलते हैं क्या? डिक्रीज इन सप्लाई, ना कि कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन बोलेंगे तो इसका मतलब क्या है कि उसके प्राइस में चेंज आ रहा है, खुद के प्राइस में चेंज आ रहा है, बाकी फैक्टर्स की वजह से चेंज नहीं होना चाहिए। तो ये बेसिक का डिफरेंस है, हमने कई बार इसके बारे में चर्चा कर ली। आई होप आपको ये भी क्लियर हुआ होगा। लेते छोटा सा ब्रेक, फिर कंटिन्यू करेंगे अगले 10 सवाल। टिल देन स्टे कनेक्टेड।